हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इमरान फ्रॉम डेवगीक। और आपको मैं खुश आमदीद करता हूँ नेक्स्ट जे 13 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स के पार्ट 4 में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वर साइड रेंडरिंग की दो टेक्निक्स, जिसमें से एक है स्टैटिक साइड जनरेशन और एक है डायनामिक रेंडरिंग। यानी कि स्टैटिक रेंडरिंग और डायनामिक रेंडरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये इसका आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जे 13 में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं CSS को यूज़ करने की। ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दो टाइप्स की रेंडरिंग होती है आपके नेक्स्ट जेएस में। एक होती है क्लाइंट साइड, दूसरी होती है सर्वर साइड। ठीक है जी। सर्वर साइड की भी आगे फिर दो ब्रांचेस हैं, दो मेथड हैं। एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक रेंडरिंग। स्टैटिक रेंडरिंग क्या होती है और डायनामिक रेंडरिंग क्या होती है, इसको हम अब आगे जाके समझते हैं। स्टैटिक रेंडरिंग क्या है? बेसिकली रेंडर एट बिल्ड टाइम। इस टेक्निक में नेक्स्ट जेएस जो है बेसिकली आपके जो कंपोनेंट्स और पेजेस हैं उसको कैशे में स्टोर करवा लेता है और उस कैशे की मदद से दोबारा से ही उन कंपोनेंट्स या पेजेस को स्क्रीन पर शो करवाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रेंडरिंग है कंपोनेंट्स की दोबारा नहीं होती, बल्कि आपके कैशे में, फाइल सिस्टम में जो कैशे सेव कराई होती है नेक्स्ट जेएस ने, उसकी मदद से वो कंपोनेंट्स और पेजेस को आपकी ऐप में रेंडर करवाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डायनामिक रेंडरिंग। डायनामिक रेंडरिंग क्या होती है? बेसिकली रेंडर एट रिक्वेस्ट टाइम। यानी कि जब भी आपने अपनी ऐप से रिक्वेस्ट भेजी, साथ ही आपकी नई डाटा शो होना शुरू हो गया। इसमें आपका वो नेक्स्ट जेएस कैशे में सेव नहीं करवाता, बल्कि आप जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सर्वर को तो उसी टाइम पे वो नया डाटा रेंडर कराता है। यानी कि इसमें बार बार डाटा को रेंडर करता है, क्योंकि इसमें हमें फ्रेश डाटा चाहिए होता है। अब हम इसे समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है जी। तो यह हमने जो पिछली वीडियो में ऐप बनाना शुरू की थी ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो नेक्स्ट जेएस है, जब भी आप उसके सर्वर कंपोनेंट में फेच यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको वेब कंपोनेंट्स को क्या कर लेता है, कैशे कर लेता है। अब इसे समझने के लिए, और ये बिल्ड टाइम पे करता है। ठीक है। तो मैं इसे समझने के लिए हम आते हैं इधर, और मैं यहाँ पर इसे अपनी ऐप को बिल्ड करता हूँ। इसकी कमांड है npm run build। ठीक है जी। उससे पहले यहाँ पर मैं आकर आपको दिखाता हूँ कि स्टैटिक रेंडरिंग क्या होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू डेट डॉट लोकेल टू स्ट्रिंग। ठीक है जी। और उसके बाद इसे मैं सेव कराने के बाद अपनी ऐप को बिल्ड करवाता हूँ। तो ये हमारी ऐप जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। यानी कि इसकी ऑप्टिमम कॉपी वो बिल्ड शुरू कर देगा। कौन सा? आपका नेक्स्ट जेएस बिहाइंड द सीन। ठीक है। तो ये देखें, अब ये हमारी ऐप जो है इसकी बिल्डिंग होना शुरू हो चुकी है। और ये देखें, नेक्स्ट जेएस ने हमारी प्रोडक्शन के लिए बिल्ड कॉपी तैयार कर दी है। और अब इसमें चीज़ें नोट करने वाली ये हैं। बेसिकली उसने 2 पेजेस किए हैं, एक हमारा जो मेन राउट होता है और एक नोट फाउंड वाला राउट। ठीक है जी। और इसमें अब इसके साथ देखेंगे आप कि 2 यहाँ पर बने हुए हैं सर्कल्स। इस सर्कल का क्या मतलब है? यहाँ नीचे उन्होंने नेक्स्ट जेएस में बताया हुआ है कि सर्कल मीन्स स्टैटिक ऑटोमेटिकली रेंडर्ड एज स्टैटिक एचटीएमएल। यानी कि ये स्टैटिक साइट जनरेशन हुई है। इसको साबित करने के लिए
अब मैं आपको ये ऐप प्रोडक्शन में रन करके दिखाता हूँ। उसके लिए भी नेक्स्ट जेएस ने एक हल बताया है कि आपने कमांड लिखनी है npm start, तो आपका ये ऐसे ही रन करेगा जैसे कि आपने सर्वर पे ऐप ऑन कर दी, यानी कि प्रोडक्शन में आपने ऐन को ऑन कर दिया। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर आया और इसे कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे रन किया और ये देखें कि टाइम स्टैम्प मेरी आ रही है 3:13:06। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरा टाइम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टैटिकली जनरेशन। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें रिफ्रेश करने पे मेरा टाइम चेंज नहीं हो रहा। यानी इसका मतलब ये है, ये हमने स्टैटिकली फाइल को, इस ऐप को जनरेट किया है। अब हम बात करते हैं डायनामिकली कैसे इसको रेंडर करना है। तो हम आते हैं अपने टर्मिनल की तरफ, और टर्मिनल में आकर मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और इसके बाद आपने यहाँ पर आना है और इससे आपने दे दिया कैशे नो स्टोर। ठीक है जी। इसके बाद आपने इसे सेव कर देना फाइल को, और फाइल को सेव करने के बाद दोबारा से आपने अपना सर्वर को ऑफ कर देना और आपने करना है npm run build। ठीक है। इससे वो हमारी नई कॉपी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है जी। और ये देखें जी, हमारे लिए रिएक्ट ने नेक्स्ट जेएस ने ऐप को जनरेट कर दी है डायनामिकली रेंडरिंग। और आप अगर आप देखें तो हमारा जो पेरेंट राउट है उसमें हमने नो कैशी को किया था स्टोर, और इसके साथ एक लैम्डा का निशान बना हुआ आया हुआ। ठीक है, साइन है। और लैम्डा से मुराद क्या है, सर्वर साइड रेंडर एट रन टाइम। यानी कि वही मैं कह रहा हूँ कि ये डायनामिक रेंडरिंग है, सर्वर साइड रेंडरिंग एट रन टाइम में। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं दोबारा से आपको ये ऐप सर्वर की एनवायरनमेंट में चला के दिखाता हूँ। उसकी कमांड है npm start, जैसे मैंने पहले भी किया था। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए हमारा टाइम चेंज हो गया। अगर मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करूँ फिर टाइम चेंज हो जाएगा। ये देखें, इससे मुराद क्या है, ये हमारी डायनामिकली ऐप चल रही है। ये फिर मैं करता हूँ, और तो ये देखें, तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, आपको समझाना ज़रूरी था कि स्टैटिक साइट जनरेशन और डायनामिक रेंडरिंग में क्या फ़र्क होता है। और अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जेएस में सीएसएस का यूज़ करने के कौन-कौन से मेथड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम उस पे बात करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमने सीएसएस में क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल स्टाइल्स को। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीएसएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम टेलविंड सीएसएस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जेजी यूआई, जो कि एक टेलविंड सीएसएस का लाइब्रेरी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं हम एडिटर की तरफ, और कोड एडिटर में आकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी ग्लोबल सीएसएस की फाइल। अब बेसिकली ये फाइल क्यों बनाई जाती है और इसकी क्या, इसमें क्या किया जाता है। ग्लोबल सीएसएस फाइल इसलिए बनाई जाती है कि अगर आपने अपनी ऐप में, पूरी ऐप को कोई स्टाइलिंग देनी हो ग्लोबली, तो वो आप इसमें लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने किसी कंपोनेंट या पेज की सीएसएस जो स्पेसिफिक उस कंपोनेंट या पेज की होगी वो ग्लोबल में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप ग्लोबली जो पूरी ऐप में आपने चीज़ सीएसएस करवानी होगी रेंडर, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आप अपनी बॉडी पे आपने कोई चीज़ करवानी हो, अपनी कोई हेडिंग्स पे करवानी हो, या कोई पैराग्राफ पे आपने पूरे ऐप की पैराग्राफ पे करानी हो। ठीक है जी। तो सारी चीज़ें किस में डिस्कस होंगी, ग्लोबल सीएसएस के अंदर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मकसद है ग्लोबल सीएसएस का। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीएसएस मॉड्यूल्स के बारे में कि सीएसएस मॉड्यूल क्या होते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। स्लाइड में जाके मैं आपको बताता हूँ सीएसएस मॉड्यूल से मुराद क्या है। अ सीएसएस फाइल दैट इज स्कोप टू कंपोनेंट और पेज, यानी कि किसी खास कंपोनेंट या किसी खास पेज के लिए जो सीएसएस लिखी जाती है वो सीएसएस मॉड्यूल के जरिए लिखे जाते हैं। मेरे नज़दीक
CSS की जो लाइफ टाइम है उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये CSS मॉड्यूल हुई है। ठीक है जी। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? ज़रूरत मैं बताता हूँ क्यों पड़ी थी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिकली आप जब CSS पे काम कर रहे हो तो आप कोई एक क्लास डिफाइन करते हैं और आप उसे दो जगह यूज़ करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो पहला वाला यूज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है और दूसरे वाली जगह पे जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर वो CSS क्लास चल पड़ती है। जिससे क्या होता है कि पहले वाले की जो हमारे जो एलिमेंट है उसकी CSS ख़त्म हो जाती है और दूसरे पे चल पड़ती है। इससे हमें क्या नुकसान हुआ कि पहले वाला जो हमने CSS दी हुई थी वो ख़त्म हो गई और दूसरे वाले भी CSS आ गई। तो हमारी ऐप में ये हमें एक नुकसान होता है जिसकी वजह से हमें CSS मॉड्यूल बनाने पड़े हैं। ठीक है जी। तो CSS मॉड्यूल बनाने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। कोड एडिटर में आगे जैसे कि हमने पिछली में एक कंपोनेंट बनाया था प्रोडक्ट कार्ड का। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर इसकी CSS बनाता हूँ। उसका तरीका ये है कि जो मर्जी नाम रख सकते हैं लेकिन कन्वेंशन ये है कि आपने जो आपके कंपोनेंट का नाम है वही नाम रखा जाए। तो उसका ये है प्रोडक्ट कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपना डॉट कार्ड और इसमें मैं कुछ दे देता हूँ पैडिंग 2 रेम्स बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर दे दें या बैकग्राउंड दे दें। मैं कलर दे देता हूँ कलर वाइट। ठीक है जी। और टेक्स्ट हमारा जो है वो टेक्स्ट लाइन हो जाएगा हमारा सेंटर। ठीक है जी। तो ये मैंने क्लासेस में डिफाइन कर ली हैं और इसे मैं जाकर अपनी अब प्रोडक्ट कार्ड में यूज़ करता हूँ। और प्रोडक्ट कार्ड में अगर यहाँ पर हम जो हमारी मेन डिव है इस पर आकर मैं यहाँ पर क्लास नेम दूंगा और क्लास नेम देने से पहले इसे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है कि जो CSS मॉड्यूल है वो CSS को एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो मैं उसे इंपोर्ट करने का तरीका बताता हूँ आपको। इंपोर्ट स्टाइल्स नाम, ये स्टाइल्स मैंने खुद रखा है, ये कन्वेंशन है, इसकी जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। स्टाइल फ्रॉम प्रोडक्ट कार्ड मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है जी। अब इसे यूज़ कैसे करना है क्योंकि ये स्टाइल जो है जो मैंने ये एज अ ऑब्जेक्ट हमारी इस फाइल में इंपोर्ट किया है क्योंकि मैंने आपको बताया CSS मॉड्यूल हमेशा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने ये कोटेशन मार्क ख़त्म किए और यहाँ पर आकर ये कर्ली ब्रेसेस मैं लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट कार्ड। ठीक है जी। और इसके बाद मैं अपनी ये ऐप को कर लेता हूँ रन और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखाऊंगा कि हमने अपनी जो CSS मॉड्यूल की फाइल है इसमें क्लास का नाम क्या रखा है कार्ड, लेकिन मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ कि इसका नाम क्या वहाँ पर कार्ड ही आएगा या कुछ और आता है। ठीक है जी। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, CSS मॉड्यूल में आप कभी भी इस तरह की क्लास नहीं लिख सकते कोड डॉट इमेज या मसलन कि आपने ये जो ये है ये नहीं डाल सकते, आप ये भी नहीं डाल सकते। ठीक है जी। ये आपने याद रखना क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करती है CSS को। ठीक है जी। तो आपने सिंपल सी क्लासेस लिखनी, जैसे कार्ड है, कार्ड की इमेज आप ऐसे लिख लें। ठीक है। अगर कार्ड का आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप ऐसे लिख लें। ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। हमारी फाइल बूम है चल चुकी है। तो अब हम जाके देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कार्ड का पेज, यानी कि पहले मुझे सरेंडर करवाना पड़ेगा इसे। पेज में आकर मैं अपने और इसके नीचे यूज़र्स के नीचे में आता हूँ और यहाँ पर आकर प्रोडक्ट कार्ड को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं देख लूँ यहाँ इंपोर्ट हो गया है, इंपोर्ट हो गया है। इसको सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और ब्राउज़र हमारा रिफ्रेश हो रहा है और ये देखिए हमारा ये कार्ड बना हुआ आ गया है। ठीक है जी। इसे मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। मैंने वाइट कलर रख दी जिस वजह से वो आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं इसे कर देता हूँ पिंक।
देखें पिंक कलर आ गया और हमारी कार्ड की शेप ले ली, क्योंकि मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था तो ये सारा हमारा सेंटर हो गया। और अब मैं दिखाता हूँ इसकी क्या रेंडरिंग की है CSS मॉड्यूल ने, ठीक है जी। और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट कार्ड है वो क्या आ रहा है, ये देखिए आप, ये हमने तो नाम वहाँ पर रखा था कार्ड डॉट कार्ड, जो यहाँ क्लास हमारी कार्ड आनी चाहिए। यही क्वालिटी है इस CSS मॉड्यूल की, वो के आपके वो क्लास को अपना ही कोई आईडी दे देता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि अगर मैं ये वाली क्लास डॉट कार्ड अगर मैं कहीं और भी यूज कर लूंगा तो क्या होगा, वो हमारी ओवरराइड नहीं करेगी, बल्कि वो क्लास को, जैसे कि यहाँ ये वाला कार्ड है, कार्ड के साथ वो यहाँ KL दिया है तो यहाँ पर PL दे देगा या कोई और आईडी दे देगा। तो ये मेन मकसद है CSS मॉड्यूल का, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे टेलविंड CSS पे, विच इज द मोस्ट यूज CSS फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है जी। तो हम अब उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो टेलविंड के लिए हम चलते हैं टेलविंड की वेबसाइट पे। ये है टेलविंड CSS की वेबसाइट। वो अपने इसके बारे में क्या कहते हैं टेलविंड के बारे में, आ यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क पैक्ड विद क्लासेस लाइक फ्लेक्स, PT4, टेक्स्ट सेंटर एंड रोटेट 90। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये एक CSS फ्रेम है, यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है, जिसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है जी। लेकिन क्लासेस आपको ज़बानी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पे काम करते रहेंगे आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में क्लासेस बैठती रहेंगी, ठीक है जी। और हम इसकी कुछ क्लासेस के बारे में वैसे बात कर लेते हैं। जैसे कि ये है कि आपकी जो स्पेसिंग की क्लासेस हैं, जैसे कि P डैश नंबर, यानी कि अगर आप यहाँ पर, ये पैडिंग की क्लास है, अगर आप यहाँ पर जो भी नंबर देंगे तो उस हिसाब से पैडिंग हो जाएगी। ये पैडिंग किसकी होगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी कि ऑल फोर साइड्स। अगर आप PX करेंगे, PX उसके बाद नंबर देंगे तो ये पैडिंग हो जाएगी पैडिंग लेफ्ट एंड राइट, ठीक है जी। इसके बाद PY है, इस अगर ये वाली क्लास देंगे आप तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम हो जाएगी। और अगर PT देंगे तो पैडिंग टॉप, PR पैडिंग राइट, PB पैडिंग बॉटम और PL पैडिंग लेफ्ट। इसी तरह मार्जिन की जो क्लासेस हैं, M नंबर यानी कि मार्जिन ऑन ऑल फोर साइड्स, ठीक है जी। उसके बाद MX से मुराद लेफ्ट राइट, MY से मुराद टॉप बॉटम, और MT से टॉप, MR से राइट, MB से बॉटम और ML से लेफ्ट, ठीक है। और इसकी कुछ क्लासेस जो है हमारे पास ये भी हैं, जैसे कि टेक्स्ट का साइज आपने चेंज करने हैं तो टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट LG, टेक्स्ट एक्सेल एंड सो फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आपने कलर है यहाँ पर, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पर आके लिखें टेलविंड कलर पैलेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको टेलविंड का कलर पैलेट मिल जाएगा, ये देखें आप, ये कलर है स्लेट ग्रे जिंक, काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा कलर हैं इसमें, देखें आप, जैसे कि ये, ठीक है। तो आप इसके बारे में यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसे इम्प्लीमेंट करने की। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने आते हैं कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आकर मैं अपना प्रोडक्ट डॉट कार्ड की जो मॉड्यूल है वो उसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद प्रोडक्ट कार्ड में आकर मैं यहाँ से इसके स्टाइल भी ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसका क्लास नेम का स्टाइल खत्म। इसको क्लास देने के लिए आप यहाँ पर आए और हम इसे सबसे पहले इस कार्ड को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर देने के करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और BG लिखा, क्योंकि मैंने टेलविंड के साथ इसको इंस्टॉल किया था, तो आप इसे क्लिक करें और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आप, तो आपको यहाँ पर ये देखें सारे कलर लिखे हुए आ जाएंगे, जो सा कलर आप देना चाहते हैं, ठीक है जी। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है टेलविंड इंटेलिजेंस, तो आप भी अपने VS कोड में वो लाजमी इंस्टॉल कर लें। तो मैं इसे कलर दे देता हूँ बेसिकली ग्रीन 400, ठीक है जी। और इसके बाद देते हैं हम पैडिंग, पैडिंग हम देते हैं जी 4। इसका मतलब क्या है, ये पैडिंग कितनी है हमारी, P.4 का मतलब है पैडिंग 1 रैम, यानी कि तमाम साइड से 1 रैम पैडिंग हो जाएगी इसकी।
उसके बाद हम कहते हैं भाई कि टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर होना चाहिए, तो टेक्स्ट सेंटर। और ये देखें टेलविंड की इंटेलिजेंस मुझे खुद ही बताई जा रही है, तो इसलिए ये लाजमी आप अपने उसमें कर लें ये, ठीक है जी। और इसका हम बॉर्डर भी दे देते हैं, तो बॉर्डर राउंडेड कर देते हैं, जैसे हम राउंडेड 2XL, ठीक है जी। और इसे मैं सेव करता हूँ, और इसे सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाके देखते हैं हमारा, ये देखें आप, बड़ा ब्यूटीफुल सा हमारा बना हुआ आ गया ये सारा, ठीक है जी। ये तरीकेकार था टेलविंड को यूज़ करने का। हम आगे जाके टेलविंड को काफ़ी सारा इस्तेमाल करेंगे अपने जो फाइनल प्रोजेक्ट में, क्योंकि बेसिकली ये नेक्स्ट जेएस का ट्यूटोरियल्स हैं, टेलविंड के नहीं हैं, तो इसमें हम टेलविंड पे इतनी सी बात ही कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके बारे में सीखना चाहें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जेएस में राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट होती है। थैंक यू, बाय बाय।